थोड़ा देर और इंतजार करने के बाद में आप देखो चौखंबा पर्वत, और अभी के टाइम पर रात के 9 बजे के टाइम पर खाने की तैयारी हो रही है। हाल में भी यहाँ पर रिफ्लेक्शन कितना प्यारा, पीले और सफेद पर्पल कलर के ये सारे के सारे फूल खिले। लगभग 2.5 किलोमीटर नीचे थे ना, तब ये मौसम बदल के बिल्कुल बारिश होना शुरू हो गई थी। नानू गांव में पहुंचने के बाद भी ना, मतलब जो गौशालाएं हैं, तो ये पहला स्टे है रांसी गांव से और सीधा गोंडार में। पुराने जिस तरीके से हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल घर बने होते हैं, थकावट मिटाने के लिए यहाँ पर दिखा हमें एक झरना। तो रुद्रनाथ जी का ट्रैक करने के बाद में अभी फिर से हम लोग सगर गांव में, और सगर गांव से आज हम जाने वाले हैं मद महेश्वर की ओर। तो अपने जो यहाँ पर बैग रखे थे बन्नू होम स्टे में, तो बन्नू भाई के घर पे जितने बैग रखे थे वो सब चीज़ें हमने फिर से पैक करके रख दिया। मतलब अपने साथ में जो सामान ले गए थे ना, एक ही बैग बनाएंगे बड़ा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे तरीके से हम कंफर्ट होकर चल सकते हैं। फिर यहाँ से जो ऊखीमठ की दूरी है ना, वो 60 किलोमीटर की होने वाली है, यानी कि शायद हमें तुंगनाथ भी जाना पड़ेगा। देखते हैं किस तरीके से जाते हैं, कहाँ से कौन सा रास्ता लेकर चलते हैं। जीपीएस मैप के थ्रू चलेंगे, पूछते हुए चलेंगे, और अभी ऐसे करते हैं कि बिना देरी के अपना ट्रैक शुरू करते हैं। तो हेलो, वेलकम एंड नमस्ते, माय नेम इज़ अंकित, और अभी के ब्लॉग की शुरुआत सगर गाँव से हो रही है, और आज हम जाने वाले हैं मद महेश्वर के ट्रैक पे। चले बन्नू भाई, अच्छा लगा? हमें भी अच्छा लगा यार तुम्हारे साथ। ठीक है, ओके, बाय कर दो ज़रा एक बार। तो मंडल से निकलने के बाद में अभी हम चौपता पहुंचने वाले ना। चौपता यहाँ से मुश्किल 5 किलोमीटर है, और चौपता से जस्ट पीछे एक व्यू पॉइंट बनता है, जहाँ पर कि देखो वो वाला जो पूरा का पूरा निशान दिखाई दे रहा है ना आपको मिट्टी का, ये दरअसल जंगली बकरियां होती है ना, उनके निशान है दरअसल, यानी कि उनके जाने का रास्ता। और ये पेड़ के नीचे देखो मस्त तरीके से यहाँ पे जुगाड़ लगा रहा है, यानी कि जो खाना खाया होगा ना उसे पचाने का काम कर रहा है। और एक ये भी देखो, एक यहाँ पर भी है। तो इस वाले व्यू पॉइंट पे आने के बाद में लोग रुकते हैं। और ये जो चौपता वाला जंगल है ना, दरअसल ये बहुत घना जंगल है, और सही बताऊँ तो ये रोड भी पतली है, ट्रैफिक भी होता है, और यही रोड जा रही है मंडल, जो कि आपके चमोली में निकलती है। भाई साहब जंगल इतना घना है ना, जब भी कभी शाम हो जाए, आप बाइक पर हो खास करके, तो इससे कभी भी शाम के टाइम पर या ऐसे टाइम पर नहीं जाना चाहिए इससे। तो अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से फिर से चौपता की ओर। चौपता बनिया कुंड यहाँ पर लिखा है 8 किलोमीटर, और इसी रास्ते से 5 किलोमीटर बाद आएगा चौपता। अभी के टाइम पर ना हम चौपता से आगे बढ़ चुके हैं। चौपता से मुझे लगता है 15 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद में, यानी कि ऊखीमठ और चौपता के बिटवीन में ना एक यहाँ पर कैफे पड़ता है, जहाँ पर आके रुके हैं। दरअसल बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी, और आसमान की बिजली भी कड़क रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कि सेंस नहीं लग रहा है आगे बढ़ने का ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिन का टाइम भी हो चला है, लंच का टाइम है, तो यहाँ से खाना खाते हुए चलते हैं। बाकी बारिश देखो भाई, बारिश कितनी तेज़ लग गई है। आज दरअसल हम लोग पता कहाँ जाने वाले हैं, आज हम लोग सीधा रांसी पहुँचेंगे दरअसल। तो रांसी में ही रुकने वाले हैं। अभी के टाइम पर मुझे लगता है 2 बज रहे हैं, और 2 बजे के टाइम पर सही ठीक ठाक पहुँच गए। 1 घंटे मुश्किल से बारिश रहेगी, तो शाम को 5 बजे तक भी अगर रांसी पहुँचेंगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ से फिर अपना मद महेश्वर का ट्रैक शुरू होगा। बाकी यहाँ पर देखो यार, अपने पहाड़ी ट्रेडिशनल घर। ये दरअसल मैंने ऑर्डर किया था यहाँ पर घर वाली चाय, तो अपनी चाय भी आ चुकी है भाई, बढ़िया तरीके से। पता है क्या है, ये चीज़ें जो चीज़ें हैं ना, कि जिस तरीके से साफ़ सफाई ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाती है, ये बढ़िया तरीका है। बाकी अब चाय पीते हैं, और उसके बाद में खाना खाएंगे मज़ेदार। तो थोड़ी देर पहले तक जिस कैफ़े में हम रुके थे, उस जगह का नाम था सारी, और सारी से अब हम लोग मनसूना की तरफ में बढ़ रहे हैं अभी के टाइम पे। मनसूना शायद मुझे लगता है ऊखीमठ से 15 किलोमीटर है। मैंने मतलब मैप में देखा तो नहीं है, लेकिन जो हमने आखिरी जगह पर जाना है वो शायद 30 या 35-36 किलोमीटर ऐसी कुछ है। मतलब अभी देखते कितना टाइम लगता है। हम 2:30 बजे से वहाँ पर बैठे बैठे इंतज़ार करे थे, और थक हार के लगभग 6:10 हो चुके थे। बारिश कॉन्टीन्यूस लगी थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और अभी तक भी ना ये बारिश दरअसल लगी है। मतलब
आपको कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन भाई ये बारिश काफ़ी तेज़ लगी है भाई, काफ़ी तेज़। मतलब आज ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतने टाइम तक मतलब बारिश लगी रहेगी। तो इस बंदे ने पन्नियाँ ली, वहाँ पे पन्नियाँ जूतों पे पहनी। अरे भाई क्या बिना पन्नी के मतलब एक चल बिना पन्नी के बैठने के लिए तैयार ही नहीं था भाई, जैसे तैसे करके बैठा, देख रहे हो। तो सही है, बढ़िया, मज़ेदार। मैंने तो अभी अपना रेनकोट से लेके बैग वहाँ पर रखा है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हम 12 किलोमीटर तक आए, और 12 किलोमीटर आने के बाद में भाई मुंह पे ऐसे पानी आ रहा ना। अब हेलमेट का वाइज़र बंद तो कर नहीं सकते, तो उसकी वजह से होके रहा कि पानी सीधा मुंह पे जा रहा है मतलब। तो सामने आपको गुप्त काशी दिखाई दे रहा है। ऊखीमठ पीछे छूट गया, मुझे लग रहा है शायद 2-3 किलोमीटर के लगभग पीछे छूट गया। और अभी हमें मनसूना से होते हुए सीधा रांसी पहुंचना है। तो देखो भाई कितने टाइम में पहुंचते हैं। काश के हम लोग 2:30 बजे ही निकल जाते इस बारिश को देखते देखते। इंतज़ार करते करते भाई शाम के 6:30 बज चुके हैं, मतलब अभी तो 7 बजने वाले हैं भाई। तो अभी टाइम देखो 10 मिनट बचे हैं 7 बजने के लिए। तो आज रांसी गांव से मद महेश्वर जी की पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है। सामने आपको रांसी गांव दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा गांव है। यहाँ पर भी एक मंदिर है जो कि आपको बिल्कुल वहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर भी काफ़ी पुराना मंदिर है। और अभी के टाइम पर हमारी तैयारी हो रही है दरअसल मद महेश्वर की और पैदल यात्रा करने की। हम लोग पीछे रुके थे एक होम स्टे में। दरअसल हमने कल का पूरा दिन वहाँ पर बिताया, क्योंकि कल के पूरे दिन भर में ना बारिश लगी हुई थी। और आज के दिन पर मौसम अच्छा है, तो आज निकलने की तैयारी। तो अभी के टाइम पर हम जो यहाँ के क्या बोलते हैं इनको, भेड़ चरवाहा, उनके साथ में निकल रहे हैं। और आगे से देखो लाइन दरअसल यहाँ से निकल रही है, काफ़ी पीछे तक है ना लाइन। मतलब काफ़ी सारे भेड़ें हैं, बकरियां हैं, मुझे लगता है 1000 से तो ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि बहुत बड़ा पैच है भाई, और काफ़ी पीछे तक है ना। और जब मद महेश्वर जी की यात्रा है वो लगभग 18 किलोमीटर पैदल होने वाली है। यहाँ से अपन को दरअसल एसआर पहाड़ी भी ज्वाइन करा, यहाँ पर रुका हुआ था। तो हम तीनों अब साथ ही निकल रहे हैं, मैं, एसबी और एसआर पहाड़ी। और देखते हैं, अपने पास में टेंट है, सब कुछ है, पूरा का पूरा सेटअप है। तो देखते कितना टाइम में पहुंचते क्या होता है। बैग की बात करो तो बैग थोड़ा बहुत भारी तो है, लेकिन हम तीनों मतलब चेंज कर करके मुझे लगता है पहुंच ही जाएंगे आराम से। सो अभी के टाइम पर अपनी यात्रा तो कंटिन्यू है। लगभग यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर गोंडार बचा है, और गोंडार और यहीं से यानी कि जहाँ पर अभी हम करंटली है, यहाँ से 13.5 किलोमीटर मद महेश्वर। और मुझे लगता है शायद 2-2.5 किलोमीटर के लगभग हम अपनी यात्रा कर चुके हैं। सो देखते हैं, अभी तो गोंडार आना है, उसके बाद में आगे चढ़ाई पड़ेगी, ये सब चीज़ें आगे एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो अभी चलते हैं। तो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का शायद ट्रैक हो चुका है। यहाँ पर लिखा है मद महेश्वर 12.5 किलोमीटर, गोंडार 2.5 किलोमीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर लेके चलो, 2200 मीटर बचा है। बाकी अभी तक की ट्रैक की बात करें तो अभी तो थोड़ा बहुत सीधा था, फिर ढलान थी, ये सब चीज़ें थी। तो आगे चल के मुझे लगता है गोंडार से चढ़ाई होने वाली, यानी कि जो ट्रैक में दिक्कत होगी वो आगे से ही होने वाली है। बाकी आगे चल के एक ब्रिज पड़ता है, इसके सामने बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है। रांसी गांव से अभी के टाइम पर गोंडार तक रोड जा रही है, जो कि एक और अच्छा स्टेप है। मतलब आगे चल के जो यात्रा होगी वो थोड़ा सा आसान हो जाएगी, गोंडार तक गाड़ियां पहुंच पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। यानी कि अगर 3-3.5 किलोमीटर भी अगर ट्रैक में कम हो जाता है, 15 या 14 किलोमीटर का ट्रैक बचता है, तो जो कि बहुत ही मतलब बेनिफिशियल है यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए। थकावट मिटाने के लिए यहाँ पर दिखा हमें एक झरना, जो कि बहुत ही प्यारा है। अब हमें इसका नाम तो पता नहीं है, आगे अगर पता चलेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो रांसी से अभी तक जहाँ भी हमने ट्रैक किया इस झरने तक, बीच में हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। तो यहाँ पर एक छोटा सा मतलब नौला सा है जहाँ पर कि पानी निकल रहा है पीने का। और अब यहाँ से पानी भरने के बाद में सीधा आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो झरने पे थोड़ा सा रुकने के बाद में अब यहाँ से आगे की यात्रा करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम किसी भी जगह पर रुकना ज़्यादा अच्छा नहीं है।
और ख़ास करके जब हम ट्रैक कर रहे हो तो ज़्यादा टाइम के लिए इसके एक जगह पर रुकना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बॉडी जाम हो जाती है। अभी ऐसा करते हैं कि अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं। रांची से ट्रैक करने के बाद में अभी सीधा रुके हैं गोंडार गांव में, जहां से कि अभी के टाइम पर जो ट्रैक बचा है वो लगभग 10.5 या 11 किलोमीटर के राउंड में बचा है। तो ये पहला स्टे है रांची गांव से और सीधा गोंडार में थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हैं 10-1 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ से चाय पीने के बाद में आगे की यात्रा शुरू करते हैं। साथ में ही इस जगह पर 2 नदियों का संगम भी होता है, एक मधुगंगा और दूसरी मोरखंडा। तो जो बड़ी नदी होती है दरअसल उसी का नाम आगे चलता है, तो मधुगंगा यहाँ पर बड़ी नदी होगी तो उसका नाम सीधा यहाँ से आगे को चलता है। अगर आप रांची की साइड में भी जाते हैं तो उस साइड में भी मधुगंगा ही बोला जाता है। जो गोंडार गांव है कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत ही प्यारे पुराने जिस तरीके से हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल घर बने होते हैं वो अभी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे वो हैं, ये है और वो सामने वाला काइंड ऑफ हवेली टाइप का। तो अभी ये है ना कि धीरे धीरे जैसे टूरिस्ट आ रहा है वैसे ही यहाँ पर डेवलपमेंट भी होते हुए जा रहे हैं। जैसे दुकानें खुलना, छोटे मोटे होटल या लोग अपने घरों पे रुकवाते हैं लोगों को। और जो साथ में आपको वो नदी दिखाई दे रही है वो है मधुगंगा, जो कि यहाँ से होते हुए अलकनंदा नदी में मिलती है और फिर आगे से अलकनंदा कहलाती है। तो अभी हम भैजी के यहाँ पर होटल पे आए, यहाँ पर चाय पीते हुए आगे निकलेंगे। एक चीज़ बताया भैजी ने कि यहाँ पर ना 2 बूढ़ा मद महेश्वर हैं दरअसल। एक पड़ता है इसी गांव में, यानी कि एक जो आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा है, और दूसरा मंदिर है मद महेश्वर के ऊपर, यानी कि 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर जब हम ट्रैक करेंगे तो वहाँ पर भी बूढ़ा मद महेश्वर जी का मंदिर है। बाकी अब इस गर्मी भरे माहौल में गरम गरम चाय का लुत्फ़ उठाते हैं भाई। तो आशिका भी भाई 3rd क्लास में पढ़ती है, बढ़िया। तो आपकी दुकान ये है? गोंदार में चाय पीने के बाद में अभी आगे को बढ़े हैं। आगे जाके एक बनतोली नाम से एक जगह आने वाली है। बाकी यहाँ से जो नज़ारे आप देखने को मिल रहे हैं ना बहुत ही खूबसूरत है। और जो मद महेश्वर जी की दूरी बची है वो 9.5 किलोमीटर बची है। जहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया था वहाँ से 18 किलोमीटर था। तो अब जाके हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर बनतोली में। और ये जो आपको सामने जगह दिखाई दे रही है, यानी कि जहाँ पर दोनों नदियों का संगम होता है, इस जगह को बनतोली बोला जाता है। और यहीं से अब पूरी की पूरी चढ़ाई शुरू होने वाली है। मतलब अभी तक तो हम बिल्कुल प्यार से आए, बिल्कुल मतलब ज़्यादा ऐसा रास्ता नहीं था, हार्श रास्ता नहीं था। लेकिन जब असली ट्रैक होने वाला वो यहाँ से होने वाला है। तो बनतोली से अब आगे बढ़े हैं और थोड़ा सा ऊपर में आए हैं, मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर है। और ये बन रहा है यहाँ पर बुरांस का जूस, जो कि यहाँ पर खुद ही बनाया जाता है। तो आज दीदी यहाँ पर बनतोली के बुरांस का जूस पिलाएंगे हमें। तो ये देखो बढ़िया तरीके से ना लाल लाल बुरांस का जूस। यहीं पे पेड़ भी तो है। अच्छा, हाँ। तो ये दीदी ने दरअसल इसी बुरांस के पेड़ के फूल तोड़ के हमें जूस पिला रही है। और अच्छा जूस मिलता है, मतलब बढ़िया। बुरांस का जूस हार्ट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अच्छा होता है। ये मस्त कदा पुराने से दीदी जूस ना कदा फिर भी मतलब 1 महीना अभी तबारकुन गाड़दा ना, ये अप्रैल मई में। अच्छा, बुरांस के छोटे-छोटे डब्बे और जूस एकदम रेडी हो चुका है, बढ़िया। इसमें अभी हम लोग पहुंचे हैं नानू गांव में। शायद यहाँ पर भी लोग कुछ टाइम के लिए रहते होंगे ना, तो यहाँ पर गौशालाएँ देखो, घर भी बना रखे हैं। और जो यात्री है ना यहाँ से दरअसल खाना पीना खा के चलते हैं। यहाँ से जो अब मद महेश्वर जी की दूरी बची है वो लगभग 5-5.5 किलोमीटर के लगभग बची है। मतलब कि मुझे लगता है शायद 1.5 से 2 घंटे में हम आसानी से ऊपर पहुँच जाएंगे। बाकी धीरे धीरे यहाँ से हिमालय की चोटियाँ भी दिखना शुरू हो गई है। और जिस तरीके से गाँव बना हुआ है ना, गांव है कि क्या है अब मुझे इतना क्लियर तो नहीं है कि खरक है कुछ होगा, क्योंकि खेत भी है, सब्जी बो रखी हैं, ये सब चीज़ें हो रखी है यहाँ पे। तो भाई जगह तो बहुत प्यारी है। और यहाँ पर देखो रिंगाल, हमारे यहाँ पे जैसे झिकड़े लेके आते हैं ना अलग अलग पेड़ों के, थे यहाँ पर रिंगाल के डंडे लगा रखे हैं। देखो बढ़िया, कितना खूबसूरत सा यार। नानू गांव में पहुंचने के बाद भी ना मतलब जो गौशालाएं हैं एक्चुअल में जिस तरीके से पहाड़ों में मतलब
आउटसाइड कंट्री या फिर जो ऐसे कहते हैं ना, वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने को मिली है। जिस तरीके से गौशालाएँ बनी है, कितनी खूबसूरत और प्यारी बनी है भाई, बहुत ही मज़ेदार। थोड़ा आगे तक चलते हैं और आगे तक चलने के बाद में फिर खाना खाना जाते हैं वापस। 8 साढ़े 8 बजे से चले थे और लगभग 3 बज रहे हैं। 3 बजे के टाइम पर हम लोग ऑलमोस्ट मद महेश्वर में पहुंच चुके। यहाँ से जो मद महेश्वर जी की दूरी है वो लगभग 500 मीटर के राउंड में है और यहाँ पर पहुँचते ही जो नज़ारे आपको दिखते हैं, यानी कि ये सामने वाली पहाड़ियाँ देखो, पूरा का पूरा हिमालय दिखना शुरू हो चुका है और इनमें पूरा का पूरा ना बर्फ़ देखो, बर्फ़ कितनी प्यारी है। दरअसल जब हम आखिरी वाले स्टेप यानी कि यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर नीचे थे ना, तब ये मौसम बदल के बिल्कुल बारिश होना शुरू हो गई थी। अभी के टाइम पर थोड़ा बहुत हल्की फुल्की, पहले दरअसल ओले गिरे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन जो भी है फाइनली यहाँ तक तो पहुँचे। काफ़ी मज़ेदार रहा। और बात करें ट्रैक की, तो ट्रैक में अगर आपके पास में अगर वेट ना हो तो एक दिन में अप एंड डाउन दोनों कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर चलने वाले हैं तो उस केस में कह रहा हूँ मैं, अदरवाइज़ आप आराम से 6 साढ़े 6 7 घंटे में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम तो काफ़ी जगह पर रुके थे दरअसल, खाना खुना खाना ये सब चीज़ें, फिर बैग भी है, वेट भी है, इस वजह से ना धीरे धीरे चल रहे थे। और बाकी अब ऐसा करते हैं कि मद महेश्वर जी की ओर बढ़ते हैं और मुश्किल से मुश्किल 500 मीटर बचा, तो 500 मीटर से आपको दर्शन कराते हैं मद महेश्वर जी के। जहाँ पहुँचने के लिए हम लोग चले थे आखिरकार वहाँ हम पहुँच चुके, यानी कि मद महेश्वर में। मद महेश्वर में पहुँचते ही जो हिमालय की खूबसूरत सी पीक है, यहाँ तक पहुँचने में जितनी भी थकावट हो रखी थी ना, पूरी की पूरी थकावट ख़त्म हो चुकी है। और अभी के टाइम पर हम लोगों ने मंदिर में पहुँचते ही दर्शन भी कर लिए थे। असल वैसे मंदिर ना 7 बजे खुलता है, लेकिन वहाँ पर कई श्रद्धालु ऐसे थे जो कि दर्शन करके जिन्होंने वापस जाना था और मंदिर खुला हुआ था, तो हमने भी लगे हाथ जल्दी से दर्शन कर लिए। और पहुंचते ही यहाँ पर पहुंचते अगर दर्शन हो जाए ना तो वो गंवाना नहीं चाहिए। मंदिर खुला था, दर्शन भी हो गए, बढ़िया चीज़। और जो अपने पीछे में टेंट दिखाई दे रहा ना, अब हम लोगों का दरअसल ना आज रहने का भी हो चुका है। थोड़ा सा भीग चुके थे, कपड़े चेंज कर दिए, लेकिन भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये हिमालय की पीक्स कितनी खूबसूरत है। तो अपना टेंट देख लिया है और साथ में यहाँ से मद महेश्वर जी के भी दर्शन कर सकते हैं। दरअसल हमने थोड़ी देर पहले ही दर्शन कर लिए, बस आपको यहाँ से मंदिर में दर्शन करा रहे हैं। मंदिर के नज़दीक भी फ़ोटो खींच सकते हैं, आपको थोड़ा सा वीडियो क्लिप में दिखा दूंगा। बाकी अभी के टाइम पर थोड़ा सा ऊपर की साइड में जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलमोस्ट हर कोई उन चोटियों में जा सकता है। बाकी देखते हैं, एक बार हम भी चलते हैं ऊपर। और ऊपर हमने लोग भी देखे दरअसल, तो वहाँ पर चलते हैं, घूम फिर के आते हैं, ऊँची पहाड़ियों को एक्सप्लोर करते हैं। मद महेश्वर जी से थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़े हैं और यहाँ से देखो सामने हिमालय की पीक्स कितनी खूबसूरत सी दिखाई दे रही है। दरअसल ठंड की बात करें तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 2 जैकेट पहनने के बाद भी ना ठंड फील हो रही है, साथ में जूते भी भीग चुके हैं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा फील हो रहा है। और अभी हम बढ़ रहे हैं दरअसल इस वाले बुग्याल की तरफ में। मुझे नाम तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं, ऊपर जाके देखते हैं क्या दिखता है इससे। कि बोलते हैं कि यहाँ से ना चौखंबा की तरफ भी बढ़ते हैं। अब चौखंबा वाला तो सीन अपने को पता नहीं है कि किस साइड में है, लेकिन कल जब सुबह सुबह हम उठेंगे ना तो उस साइड में जाएंगे। अदरवाइज़ क्या पता ये भी हो सकता है कि इस पहाड़ी के पीछे वो आज ही आपको दर्शन करा दे। तो बुग्याल में ऊपर पहुँचने के बाद में यहाँ पर देखो चारों तरफ भाई पीले और सफ़ेद पर्पल कलर के ये सारे के सारे फूल खिले। और बिल्कुल अभी के टाइम पर मैं बिल्कुल चोटी में हूँ दरअसल, और चोटी में पहुंचने के बाद में सामने वाली पहाड़ियां देखो, थोड़ी बहुत बर्फ़ है दरअसल, इसमें ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना हल्की फुल्की बर्फ़, लेकिन इन पहाड़ियों पे ना बिल्कुल बर्फ़ जितनी भी थी सारी की सारी पिघल चुकी है। तो अभी देखो कैसे दिखाई दे रहे ना पहाड़, बिल्कुल बिल्कुल कंकड़ पत्थर सिर्फ यही दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद में भाई जो नज़ारे हैं, जो खूबसूरती, उसका जवाब नहीं है। बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। तो बिल्कुल अभी बुग्याल की चोटी में है ना, चोटी में पहुंचने के बाद में जो खुशी मिल रही है उसका कोई जवाब नहीं है भाई। मतलब बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आने के बाद में। अच्छा किया अभी शाम के टाइम पर 7 बजे मंदिर खुलेगा, तो वैसे भी मंदिर खुलने तक क्या करना था, नीचे नहीं है,
तो मैंने सोचा ऊपर ही चलते हैं, थोड़ा सा इस वाले बुग्याल को देख कर आते हैं। थोड़ा देर यहाँ पर इंतज़ार करने के बाद में अपने को यह आइडिया तो नहीं था कि चौखंबा कौन सी साइड है, लेकिन इस वाले पहाड़ के बिल्कुल पीछे यहाँ पर जैसे ही मौसम खुलना शुरू हुआ ना, यानी कि बादल हटना शुरू हुए, वैसे ही चौखंबा भी दिखना शुरू हो गया। तो चौखंबा में अभी के टाइम पर बर्फ़ तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और कल देखते हैं उस साइड में जाने का प्लान करते हैं, अगर जाने का पॉसिबिलिटीज़ होती है तो उस साइड भी जाएंगे, आपको चौखंबा और नज़दीक से दिखाएंगे, मज़ा आ जाएगा। तो अभी के टाइम पर जो ये खूबसूरती है भाई, इस खूबसूरती को एक बार कैमरे में कैप्चर करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे ही चौखंबा के बादल हटे हैं, वैसे ही यहाँ पर जो ताल है एक छोटा सा, इसमें चौखंबा पर्वत का ना रिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो गया। यानी कि देखो चौखंबा बिल्कुल सामने रहा, हर ताल में भी यहाँ पर रिफ्लेक्शन कितना प्यारा, कितना खूबसूरत सा बन रहा है। ये चौखंबा को नज़दीक से देखने का मज़ा ही कुछ और है। मतलब अपने गाँव से अक्सर हम देखा करते थे चौखंबा पर्वत को, और आज इस पर्वत के कितने नज़दीक है। थोड़ा देर और इंतज़ार करने के बाद में अब देखो चौखंबा पर्वत कितना खूबसूरत, कितना प्यारा। भाई साहब इसका इंतज़ार था दरअसल बादल हटने का। फाइनली मतलब बादल जो है ना धीरे धीरे हटना शुरू हो गए, और थोड़ा सा अगर ऊपर में देखेंगे तो धूप की किरण अभी तक है यहाँ पे। तो बुग्याल में अच्छे से घूम चुके हैं, साथ में यहाँ से चौखंबा पर्वत देख लिया है, और यहाँ से जो बूढ़ा मद महेश्वर जी है, यानी कि आप लोग यहाँ पर ना बूढ़ा मद महेश्वर जी के भी दर्शन करने आ सकते हैं। इसी बहाने आपके चौखंबा के भी दर्शन हो जाते हैं साथ में। अब हम लोग क्या करें, यहाँ से नीचे निकलने की तैयारी करें, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है, जिसकी वजह से बोला भी ठीक से नहीं जा रहा, और हाथ बिल्कुल सुन्न होना शुरू हो गए हैं। जूते भीगे हैं तो जूते भी एकदम से ठंडे, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ की सिल्ली पर खड़े होंगे। तो 9 बजने वाले हैं। दरअसल आरती से सीधा टेंट के अंदर में बैठे थे, और थोड़ी देर के लिए नींद भी आ गई। और अभी के टाइम पर रात के 9 बजे के टाइम पर खाने की तैयारी हो रही है। दरअसल सिंपल सा चीज़ है, जिस टेंट में रुकोगे वहाँ पर आराम से आपको खाना पीना कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बड़े मज़ेदार तरीके से आप घर का खाना खा सकते हैं। क्या क्या सब्जी भाजी बनी? आलू, सोयाबीन और बैंगन, और साथ में दाल। रात को चावल चुवल भी बनाते हो? हाँ। अच्छा, खाते तो हम दरअसल मैं तो सिर्फ रात को रोटियां ही खाता हूँ भाई। रात की ठंड हो जाती ना कई बार चावल खाने की वजह से। तो अभी ऐसे करते हैं कि रात का खाना खाते हैं, और उसके बाद में सीधा चलेंगे टेंट के अंदर में, क्योंकि अब सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा थकावट लगी है, और ऊपर से नींद भी बहुत तेज़ आ रही है।